चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्या समझते हो आप? इनहेरिटेंस वर्ड सुना आपने पहले? इनहेरिटेंस वर्ड सुना है आप लोगों ने? हाँ, क्या होता है ये? हाँ, ट्रांसफर होता है जो जनरेशन बाय जनरेशन। क्या सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टर या कुछ और भी? हाँ, जैसे कि हम लोगों के जो भी जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, ठीक है, दादा की प्रॉपर्टी पापा को, पापा की प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, तो जनरेशन बाय जनरेशन प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है। डेब्ट अगर कोई ऋण है वो भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हर चीज के लिए हम लोग इनहेरिटेंस वर्ड यूज करते हैं, मतलब अगर कुछ ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक, आपके जो भी पेरेंट्स हैं उससे ऑफस्प्रिंग में जो भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, दैट वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मगर अगर हम लोग इसको बायोलॉजिकल टर्म में ले, ठीक है, वी आर स्टडी द बायोलॉजी ना, तो अगर हम लोग इसको बायोलॉजिकल टर्म में ले, तो अगर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो रहा है ना, तब हम लोग इसको टर्म क्या देते हैं? हेरिडिटी। तब क्या बोलते हैं हम लोग? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है ना, या जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो द ट्रांसफर या इनहेरिटेंस बोल सकते हैं ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर या जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। तो इनहेरिटेंस वर्ड हम लोग हर चीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर उसको बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग ले, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर के टर्म में ले, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेरिएशन? Variations offspring which is differentiated by those corrected by which offspring is different from their parents. yes okay, देखो क्या है ना कि हम लोगों ने पढ़ा कि जेनेटिक ट्रेट्स कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी हैं? नहीं, हम में कुछ अलग है ना, हम में कुछ क्या आया है? वेरिएशंस आए हैं, और जनरेशन बाय जनरेशन वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। जीन हमारे में ट्रांसफर हो रहा है, पर उसमें कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं। अगर जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड वेरिएशन, है ना। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी बात किए थे इसके बारे में, ठीक है। एंड वेरिएशन इज वेरी नेसेसरी। क्यों भाई, क्या बात किया था हमने? क्यों जरूरी है? For the yes existment of the species, variation is essential. And where we see the variations in which type of reproduction? Sexual reproduction. Why? क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के अलग अलग गैमेट्स आ रहे हैं, है ना। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेम लोग के गैमेट्स ट्रांसफर अगर होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स ट्रांसफर होंगे, तो वेरिएशंस आने के चांसेस क्या है? कम है। लेकिन अगर दो अलग अलग मेल एंड फीमेल, दो अलग अलग लोगों के गैमेट्स आ रहे हैं, तो वहाँ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा आता है। चलिए, ये टर्म क्लियर हुआ। अब हेरिडिटी में हम लोग एक टर्म देख रहे हैं, व्हाट इज ट्रेट। ट्रेट्स मीन्स, हाँ, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, है ना। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, कैरेक्टर लक्षण। जिस लक्षण से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जेनेटिक ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो शायद कुछ ऐसे लक्षण होंगे हमारे पेरेंट्स के जो हमें ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं? चलिए, ट्रेट्स जो होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं। इनके अगर हम लोग टाइप्स देखें, ट्रेट के टाइप्स देखें, तो दो टाइप से। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट जो जेनेटिक कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ठीक, इट इज रिलेटेड टू आवर जीन, ठीक है। द कैरेक्टर सेम हम लोग लिख सकते हैं, द कैरेक्टर या द ट्रेट विच ट्रांसफर फ्रॉम
आर पेरेंट्स, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक, इट इज रिलेटेड टू जीन, ठीक, जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई का कलर, ठीक है, जैसे आई का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, हेयर कलर भी होता है, हेयर शेप भी, कर्ली हेयर है, किसी के स्ट्रेट हेयर है ना। ईयर लोब आप देखेंगे किसी के यहाँ पर क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जैसे मेरे फ्री है, किसी के आपको देखेंगे कि ये लोब्स जो है ना, इसको पिन्ना बोलते हैं ना हम लोग, इसको पिन्ना बोलते हैं ना, ये लोब हुआ हमारा, तो ये लोब किसी का नया यहाँ से सटा हुआ रहता है, देखिए विद्या का अटैच्ड है ना, और किसी का फ्री रहता है, ऐसे अंदर घुस कर चला जाता है, और एक का यहीं से अटैच हो जाता है, ठीक, सी द एग्जाम्पल इन योर क्लास विद्या। तो ये ईयर लोब भी क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर है ना, ईयर लोब भी आ जाते हैं। फिर हमारे स्किन का कलर भी है ना, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग को पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना। दूसरा ट्रेड का भी नाम है, एक और ट्रेड क्यों कहते हैं हम लोग, एक्वायर्ड ट्रेड। व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेड? व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेड? एक्वायर्ड ट्रेड किसको कहेंगे? नहीं, वेरिएशन की वजह से नहीं। एक्वायर्ड ट्रेड वो होता है जो हम लोग आफ्टर बर्थ, है ना, हमारे बर्थ के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ग्रैप्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जन्म के बाद सीखा है क्या, साइकिलिंग करना, ठीक है, साइकिलिंग करना, ठीक है, एक लक्षण है ना, सब कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, सीखना पड़ता है उसके लिए। हम लोग लिखना सीख गए हैं, ठीक है, लिख रहे हैं हम लोग, बाईसाइकिल राइड कर पा रहे हैं। और आप लोग जैसे कि आप लोग कैसे भी लिखते हो, लेकिन दूसरों की राइटिंग देख रहे हैं हम लोग कि अच्छी है, तो वी आर ट्राइंग टू कॉपी हर ना, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और अगर हम लोग प्रैक्टिस में रहे तो धीरे धीरे हमारी राइटिंग अच्छी भी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जो हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग प्रैक्टिस से, डांस करना, हाँ, डांस करते हैं हम लोग, गाते हैं, सिंगिंग करना। तो जो ट्रेड हम लोग कहाँ से ले रहे हैं भाई, इन्वायरमेंट से एक्वायर्ड कर रहे हैं, सीख रहे हैं आफ्टर बर्थ। दिस इज नॉट रिलेटेड टू जीन्स, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेड इज नॉट रिलेटेड टू जीन, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेड इज रिलेटेड टू जीन, और वही क्या होगा, ट्रांसफर होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं द ट्रेड्स which is acquired by individuals lifetime। हम अपने लाइफ टाइम में जो कुछ सीखते हैं ना, वो सब कौन से ट्रेड है भाई, एक्वायर्ड ट्रेड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे बाईसाइकिलिंग हो गई, आपकी राइटिंग हो गई, आपका गाना, नाचना, जो भी चीजें, सब कुछ वो आप सीखते हैं। आपको जेनेटिक थोड़ी कि हम लोग जन्म लिए और हम लोग को आ रहा करने, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिंगर का बेटा भी सिंगर ही हो, वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जेनेटिक नहीं आता है, जो सीखेगा बचपन से, है ना, जिसकी आवाज, तुम हमेशा ये लेट रहते हो भाई, हाँ, 6:45 का टाइम, आधा घंटा इसको लेट ही आना है, ये सब एक्सक्यूजेस मत दिया करो क्लास में, ठीक है। समझ में आई, डिफरेंस आया समझ में दोनों में, ठीक है। चलो, हम लोगों ने टर्म देख लिया हेरिडिटी, हम लोगों ने टर्म देख लिया ट्रेड। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर। वर्ड कहाँ से आ रहा है, जेनेटिक्स, है ना, कौन सा वर्ड आ रहा है भाई, जेनेटिक्स वर्ड आ रहा है। जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द, क्या हेरिडिटी बोल सकते हैं हम लोग, हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे,
है ना। तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इन हेरिडिटी या हेरिडिटी कैरेक्टर्स, है ना, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स अभी हम लोगों ने सिर्फ एक टर्म देख रहा है जेनेटिक्स, बट इट इज अ सब्जेक्ट, है ना, ये समझिए एक सब्जेक्ट है, हाँ, जिसमें हम लोग पूरा जीन रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है भाई हम लोगों को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, चलिए, अब ये मेंडल क्यों फादर ऑफ, कैसे बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्या खोज कर दी इन्होंने, है ना, क्या खोज कर दी इन्होंने जो ये बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स? अब इस चैप्टर में हम लोग पूरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे हेरिडिटी का। तो ये जो मेंडल थे ना, ये जो मेंडल थे ना, ये बचपन से ही, ये किसके बेटे थे भाई? एक किसान के घर में इनका जन्म हुआ था, और वो हमेशा बचपन से ही खेतों में उनके पापा काम करते थे और ये जाया करते थे वहाँ। तो वहाँ पर ये जब भी देख रहे थे सब्जियों को उगाते हुए, फलों को उगाते हुए, तो वो कुछ नोटिस कर रहे थे कि कुछ वेरिएशंस है इनमें, और उसी के बीज को बोते हैं और फिर कुछ डिफरेंस आ रहा है। क्यों? वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी वैरायटीज़ उनको दे। तो बचपन से ही इनके दिमाग में ये चलता था। जब ये बड़े हुए तो अपने ही मॉनेस्ट्री में उन्होंने इस पर बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे वो, ठीक है, वो मैथमेटिशियन भी थे, और लाइफ साइंस में भी उन्होंने क्या कर रखा था, वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, है ना। तो उन्होंने अपने ही मॉनेस्ट्री में, जहाँ वो रहते थे, मठ में रहते थे वो, अपने ही मॉनेस्ट्री में उन्होंने 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया। 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ पर भाई? पी प्लांट पे, पी प्लांट पर 7 इयर्स तक, है ना। क्या टाइमिंग थी उनका? 1856 टू 1863, ये टाइमिंग थी इनकी। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं वाई पी प्लांट, क्यों उन्होंने पी प्लांट को चुना अपने स्टडी के लिए, है ना, क्यों चुना? ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बात किया था कि अगर हम लोग किसी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उनका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होना चाहिए, ताकि हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को स्टडी कर सकें, है ना। अगर हम लोग लाइफ स्पैन लंबा लेंगे तो हम लोग के भी अपना लाइफ में हम लोग ज़्यादा जनरेशन फिर नहीं देख पाएंगे। तो आपका किया हुआ एक्सपेरिमेंट फिर दूसरा को करना होगा, या फिर अब आपके हिसाब से तो नहीं करेगा ना, ठीक है, सबको अपने हिसाब से करेंगे। तो लाइफ स्पैन शॉर्ट होना चाहिए। तो पी का लाइफ स्पैन शॉर्ट है भी, ठीक है। सेकंड क्या, आप जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भाई वैरायटी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे अब आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप एक ही कैरेक्टर को लेकर करें एक्सपेरिमेंट, तो आप एक ही कैरेक्टर का रिजल्ट निकाल सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर का नहीं। तो आपने जिस चीज को चूज किया ना, उसमें थोड़ा कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो have several contrasting character, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। जो और बताइए, ठीक है, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, है ना, इजीली अवेलेबल हो भाई, जिसको हम लोग को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर ये पी प्लांट में क्या खासियत थी ना, कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर आपने देखा है ऐसे घूमे हुए रहते हैं, है ना। तो हाँ, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ये खुद ही कर लेते हैं,
ठीक है, पढ़ा था ना आपने, जो फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाता है, तो ये क्लोज फ्लावर है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाता है इसमें, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था ये। साथ ही साथ आप इसमें इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, है ना, जैसा हम लोग कल्चर करके करवाते थे, याद है आप लोगों को, पढ़ा था हम लोगों ने, इमैस्कुलेशन, है ना, बैगिंग, रीबैगिंग पढ़े थे ना। तो ये ऐसा प्लांट था इसमें आराम से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे, तो इजीली देन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और क्या, और कुछ? एक जनरेशन खत्म होने के बाद बहुत सारे उसका सीड हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है ये कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो इतने मेन कैरेक्टर्स थे जो क्या जरूरी था भाई, जिसके चलते उन्होंने किसको चुना था, पी प्लांट को चुन रखा था। ठीक है, चलो अब क्या हम लोग बात करते हैं कि ये कैरेक्टर्स में किससे उन्होंने चुना, तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हैव सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो देखते हैं कि पी प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर थे। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, क्या क्या कैरेक्टर था, 7 कैरेक्टर्स लिया था इन्होंने, 7 कैरेक्टर्स भी लिया था। क्या क्या लिया था? सबसे पहला था प्लांट का हाइट, है ना, प्लांट का हाइट। एक प्लांट लिया उन्होंने टॉल, दूसरा लिया ड्वार्फ। ठीक है, उसके बाद सीड का कलर, सीड कलर एक लिया उन्होंने येलो, दूसरा लिया उन्होंने ग्रीन। शीड का शेप, शीड शेप क्या लिया, राउंड लिया और रिंकल्ड लिया। ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर वायोलेट एंड वाइट। ठीक है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। ठीक है, पॉड जो छिलका होता है ना, मटर का जो छिलका होता है, पॉड शेप क्या लिया, हाँ ग्रीन एंड येलो, शेप 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 फुल था और कंस्ट्रिक्टेड था ना, फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। आपने देखा होगा कभी कभी मटर ऐसे नॉर्मल फुल में ही दिखते हैं हम लोग को, और कभी कभी कोई कोई क्या होता है थोड़ा सा घुमा हुआ होता है ना, कंस्ट्रिक्टेड। एंड 7 इज पॉड कलर, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, तो यहाँ 7 कैरेक्टर और सब कैरेक्टर के 2-2 एलिमेंट्स थे, है ना। अब पहला, अब उन्होंने क्या कराया भाई, स्टार्ट किया पहले एक जीन के इनहेरिटेंस से, एक जीन के इनहेरिटेंस से उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उन्होंने, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन या 1 कैरेक्टर को लिए। ठीक है, एक जीन का या एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर 7 कैरेक्टर है, उन्होंने पहले एक कैरेक्टर से स्टार्ट किया, और जब हम लोग एक कैरेक्टर और क्रॉसिंग कराना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक कैरेक्टर को लेते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इफ क्रॉस आर या फिर ऐसे लिखते हैं, इफ 1 कैरेक्टर इज टेकिंग फॉर क्रॉस, सच क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर हम लोग एक कैरेक्टर लेते हैं तो सबसे पहले उन्होंने लिया एक कैरेक्टर प्लांट के हाइट का, है ना, प्लांट के हाइट का लिया। तो क्या लिया भाई, टॉल लिया और ड्वार्फ लिया।
ठीक है, टॉल लिया और ड्वार्फ लिया। तब उन्होंने देखा कि जो पहले जनरेशन के प्लांट थे वो सारे के सारे कैसे आए, टॉल आए। F1 जनरेशन के प्लांट क्या आए, या फिर फिलियल F1 जनरेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन, ठीक है, फिलियल 1 जनरेशन भी बोलते हैं हम लोग। सारे के सारे प्लांट टॉल आए। अब इसको क्या करना था इनको, अब एक टर्म आता है एलील्स, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं। अब ये देखो, अब एक टर्म आता है एलील्स। व्हाट इज एलील्स? वो ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एलील वर्ड आप लोग से क्या समझते हैं। चलो अब जीन, जीन समझते हैं क्या होता है? हाँ चलो जीन बताओ क्या होता है। क्या जीन और एलील एक है? जो एलील से होता है वो जीन होता है। बी क्लियर। चलो थोड़ा सा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबने पढ़ा है, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और क्रोमोसोम को हम लोग डिटेल देखेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा कि सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है ना। तो जब ये क्रोमोसोम ऐसे उलझा हुआ रहता है पूरा धागे की तरह, दैट टाइम इट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बोलते हैं हम लोग इस वक्त, है ना। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, ठीक है, तब ये क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अरेंज हो जाते हैं कैसे, इसको अगर बाहर निकाल के देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोसोम, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखें, है ना, थोड़ा सा एक सेक्शन को निकाल के देखें, अब यहाँ क्या पूरा हाईली कॉइल्ड वायर की तरह समझ लो, है ना। तो ये किसमें कॉइल्ड है, किसमें कॉइल्ड है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, याद है, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है भाई, ये हिस्टोन प्रोटीन में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे घूमा हुआ रहता है, ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे घूमा हुआ है, ठीक। इस थ्रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, डीएनए बोल रहे हैं हम लोग इस थ्रेड को, ठीक है। और इसको, ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। मतलब कि क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन क्यों होता है भाई, ये इतना उलझा हुआ तार की तरह है ना डीएनए, और इसको कहाँ, एक छोटे से सेल में इसको क्या करना है, वहीं पर एडजस्ट होना है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें ये हाईली क्या होता है, कोल्ड होता है। अगर ये हिस्टोन नहीं होगा तो वो डीएनए वहाँ पर रट नहीं पाएगा, ठीक है, रह नहीं पाएगा। अगर इस सेक्शन को फिर हम लोग बड़ा करके देखें तो कैसा दिखता है भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखता है ना, ठीक है, ऐसा होता है डीएनए, ये डीएनए हाई। अब इसी का एक फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अब देखो इस डीएनए में क्या है ना, भर भर के कैरेक्टर्स भरे हुए हैं आपके, ठीक, जो कैरेक्टर्स अब इसी के कुछ पार्ट में, कुछ मान लो कि इस एरिया में, ठीक है, ये वाला जो जोन है इसमें आपका कैरेक्टर है, कोडिंग कोड्स है, जहाँ से क्या होगा, आरएनए बनेंगे। डीएनए रिप्लिकेट करता है ना, डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और वही प्रोटीन हमें कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है, वही प्रोटीन हमें कैरेक्टर को शो करेंगे। जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही कैरेक्टर हमें शो होगा। मतलब कि मान लीजिए हमारे आई का कलर ब्राउन है, तो ब्राउन कलर का जीन होगा, ये ब्राउन कलर के इसमें क्या रखे होंगे, एलील्स रखे होंगे। इस जीन में क्या होगा, ब्राउन कलर का एलील्स होगा, ठीक है। अब हर जीन में, अब ये देखो, ये इसका क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट पार्ट है जिसको हम लोग कह रहे हैं जीन। अब हर जीन में ना, हर जीन में दो या फिर सेम, मतलब कि एक पार्ट ऑफ जीन है ना, जीन का पार्ट, उसका जो फॉर्म्स होता है वो एलील कहलाता है। हाँ, जीन का ही फॉर्म है एलील, ठीक है। अब ये हमें जिस चीज का होगा, जैसे कि मान लो हम लोग आई कलर की बात करते हैं,
ठीक है। तो आई कलर क्या हो सकता है, आई कलर ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। मतलब कि आँख के कलर वाले जीन में 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, 3 एलील्स हो सकते हैं। ठीक, जिस फॉर्म में मतलब यहाँ डीएनए के जिस जीन में आपके आई के कलर का कैरेक्टर है वो 3 फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति में ये 2 फॉर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, हाँ, 2-2 एलील 2-2 कैरेक्टर्स लेकर चलते हैं ना हम लोग। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है ना, आधा मदर का आधा फादर का, तो एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, 2 ही रह सकता है हमारे अंदर। जैसे कि मान लीजिए हमें हो सकता है कि ब्लू ब्लैक हो, है ना, लेकिन एक ही कैरेक्टर हमारे में शो किया, ब्लैक ब्लू नहीं किया। हो सकता है हमारे में ब्लैक ब्राउन हो, ठीक है, हो सकता है हमारे में ब्लू ब्राउन हो, ठीक है, या हो सकता है हमारे में ब्लू ब्लू हो, दोनों ही जीन पे ब्लू ब्लू हो, या फिर दोनों ही जीन पे हमारे ब्लैक ब्लैक हो, या दोनों ही में हमारे ब्राउन ब्राउन हो। ठीक है, तो एक जीन का जो फॉर्म्स होता है एक कैरेक्टर को लेके, जितने, जैसे हाइट का, टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, मीडियम भी है। ठीक है, तो इतना सा भी अगर चेंजेस आ रहा, कलर का, हमारे स्किन कलर कितना वेरिएशंस है, तो कितने फॉर्म्स होंगे इसके, हमारे स्किन के कलर के जो जीन है उसमें कितने फॉर्म्स होते होंगे, तब तो कितने कलर्स के वेरिएशंस है ना, तो उतना फॉर्म्स अवेलेबल होता है। लेकिन अब आप में सिर्फ 2 होगा, वो दोनों सेम भी हो सकता है, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक, अब उसमें से एक आप में दिखेगा, जो अभी हम लोग मेंडल के पहले लॉ में देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट होगा वो दिखेगा, जो डोमिनेंट नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलील्स को क्या लिख सकते हैं, इट इज द फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ जीन है। अब जो कैरेक्टर का एक कैरेक्टर समझ में आया, किसी को एलील पे कोई दिक्कत आया, इधर समझ में आया? ठीक है, अब हाइट का ले रहे हैं, या फिर चलिए हेयर कलर ले लेते हैं हम लोग, तो हेयर कलर में भी ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, रेड भी है, तो इतने फॉर्म्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट होंगे किस जीन में, हेयर के कलर के जीन में। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मदर और फादर में क्या आया है आप में, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब यहाँ देखो, इन्होंने जो लिया वो टॉल और ड्वार्फ 2 प्लांट लिए। ठीक है, टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक, लेकिन इन्होंने कैसा लिया, प्योर लिया, मतलब कि ये भी क्या थे, दोनों ही टॉल का ही एलील्स था इसमें, वैसा प्लांट है ना जिसमें दोनों ही टॉल का है, और इसमें ड्वार्फ प्लांट जिसमें दोनों ही एलील्स किसके हैं, ड्वार्फ के हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का बात आता है कि दोनों के दोनों सेम रहे, दोनों के दोनों एक जीन में जो 2 फॉर्म्स हैं एलील्स के, वो दोनों अगर सेम रहते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजाइगस। समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम क्लियर रखना है ना कॉन्सेप्ट को। एलील समझ में आया अभी, दैट इज नॉट द जीन डायरेक्टली ना, दिस इज द फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक, दिस इज द फॉर्म्स ऑफ जीन। अगर ये दोनों ही सेम रहेंगे, है ना, अगर दोनों ही एलील्स जो होंगे वो सेम होंगे, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। और जब इनकी क्रॉसिंग होती है तो कैसे होती है, चलो क्रॉसिंग ही करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्रॉसिंग की करा लेते हैं। अब देखो, ये अलग एलील्स है, ये अलग एलील्स है, ये अलग एलील्स है। इसका अगर इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अगर इसी का इसके साथ होगा क्रॉसिंग, सेम आएगा। अगर इस कैपिटल टी का इसके साथ होगा, सेम आया। अगर इसके साथ हुआ तो भी सेम आया। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ देखो, चारों चीजें क्या है, सेम है। अब एक भी अगर आपको दिख रहा है ना कैपिटल, वो कैरेक्टर शो हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल में लिखते हैं। जो कैरेक्टर शो हुआ ना उसको हमने कैपिटल में लिखा। यही कैलकुलेशन था मेंडल का। वो मैथमेटिशियन थे, वो कैलकुलेटिव वे में क्या किए थे, एक्सप्रेस किए थे इस कैरेक्टर को। ठीक है, तो अगर तो ये प्लांट भी कैसे हो गए, टॉल हो गए, ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया। ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई टी को मल्टीप्लाई किए, क्रॉसिंग कराए हैं, तो क्या आया, सारे के सारे प्लांट कैसे आए हैं, टॉल आए हैं। डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि चारों क्या है,
सेम है ना। तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स आए सबके सब कैसे आए, टॉल आए, सबके सब कैसे आए, टॉल आए। मतलब कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या करेगा, डोमिनेंट होगा। अगर हम लोग होमोजाइगस जीन लेते हैं तो ठीक है, अगर दोनों एलील सेम है तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या होगा फर्स्ट जनरेशन में शो होगा। अब ये क्या करते हैं ना, एक जीन का जो फॉर्म्स है वो दूसरे जीन के फॉर्म्स को सप्रेस कर देता है, एक ही दिखेगा, ठीक, सप्रेस करेगा, दूसरे को दबा देगा कि मुझे ही दिखना है, ठीक। तो जो दबा दिया वो क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया, और जो दब गया वो क्या बन गया, रिसेसिव बन गया, ठीक है। जो दबा दिया वो डोमिनेंट बन गया और जो दब गया वो रिसेसिव बन गया। और इसी के आधार पर मेंडल ने क्या दिया, अपना पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी के आधार पर दिया इन्होंने, ठीक है, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। कि जब भी हम लोग होमोजाइगस, अच्छा होमोजाइगस तो ये हो गया भाई कि अगर दोनों एलील सेम है ना, सेम बोथ एलील्स ऑफ द जीन, ठीक है, अगर दोनों एलील सेम है जीन के तब हम लोग इसको होमोजाइगस कहेंगे। और हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे, डिफरेंट। देखो यहाँ पर अलग अलग है ना, अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर एक कैपिटल दिख रहा है, एक स्मॉल दिख रहा है, मतलब ये होमोजाइगस नहीं है, ये डिफरेंट एलील्स है ना। तो डिफरेंट एलील्स इन जीन्स, ठीक है। अगर डिफरेंट एलील्स है, यहाँ दिख रहा है डिफरेंट दिख रहा है ना, एग्जाम्पल आपका टी हो गया, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल टी एंड टी। अगर हम लोग इसका ले रहे हैं तो अगर हम लोग सीड के कलर का ले या जो भी ले, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो होमोजाइगस कहेंगे, डिफरेंट होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया भाई, उन्होंने जितने भी, अब ये एक कैरेक्टर लिया था प्लांट का हाइट, ठीक, जब इनकी क्रॉसिंग कराई क्या निकला, सारे के सारे प्लांट में एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट हो रहा था, ठीक है। फिर इन्होंने ये देखो यहाँ जैसे कि हाइट, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, प्लांट हाइट लिए टॉल डोमिनेंसी में गया, वो सप्रेस कर दिया ड्वार्फ को, क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया ड्वार्फ के कैरेक्टर को। अभी यहाँ हम लोगों ने जितने भी इस साइड कैरेक्टर लिखे ना, ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है, सारे के सारे कैसे कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट। मतलब अगर हम, जब उन्होंने सीड कलर लिया तो येलो कलर शो हुआ, ग्रीन क्या हो गया, सप्रेस्ड हो गया, ये क्या हो गया भाई, रिसेसिव, ये क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गए, ठीक। ग्रीन सप्रेस्ड हो गया, इधर ड्वार्फ सप्रेस्ड हो गया, सीड कलर हुआ येलो, सारा F1 जनरेशन में शो हुआ, ग्रीन सप्रेस्ड हो गया, सीड शेप में राउंड सब में आ गया, ठीक है। फ्लावर कलर में सारे के सारे वॉयलेट हो गए, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल आ गया, पॉड शेप में सारे फुल हो गए, एंड पॉड कलर में सारे ग्रीन हो गए। तो ये जितने भी, जब भी उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया ना, एक कैरेक्टर को लेकर जब उन्होंने क्रॉस कराया, सब में सिर्फ एक ही, और जो सबके जीन कैसे, होमोजाइगस है ना, सेम एलील्स, तो एक ही कैरेक्टर शो हुआ। तब उन्होंने, तब इसका नियम बनाया है ना, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि एक ही जीन प्रभावी होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही एलील्स प्रभावी होगा, मतलब एक ही ट्रेड्स आपको दिखेंगे, दूसरा हम लोगों को नहीं दिखेगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। इसी के पर दिया उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ट्रेड दैट एक्सप्रेस, ट्रेड्स दैट एक्सप्रेस्ड in F1 generation is called dominant, और फिर क्या होगा भाई, traits that not expressed या suppressed भी बोल सकते हैं हम लोग, in F1 generation is called recessive, ठीक है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, है ना। अब देखो, अब मान लीजिए कि आप में, आपका कलर कैसा है भाई, आंख का ब्राउन है या ब्लू है या ब्लैक है,
जनरली ब्लू वाले जो जीन्स होते हैं वो एलिस होते हैं, बहुत कम ही हो लोगों के पास होते हैं। अधिकतर क्या है, ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पापा के पास ब्लैक था, आपकी मदर के पास ब्राउन था, ठीक है। अगर प्योर था, प्योर का मतलब है कि दोनों एलिस क्या से थे, सेम थे, तो जो आप में एक्सप्रेस्ड हुआ है, मान लीजिए आपका क्या आया है, ब्राउन आया है ना। जैसे क्या मैं बोल रही हूँ कि एक का कलर ब्लैक था, प्योर था, और एक का कैसा था, ब्राउन था। अगर आप में क्या हुआ है, ब्राउन आया मान लीजिए, तो ब्राउन का जीन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है। ब्राउन का जीन डोमिनेंट हो गया, ठीक। इतना दूर क्लियर है, क्लियर है।